मालवा की छोटी रानी अहिल्या को अपनी जिंदगी भर के लिए कर्जदार बना लिया है परीक्षित भाऊ। आपका ये एहसान मैं कभी भूल नहीं सकती। आपका ये कर्ज मैं कभी चुका पाऊंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगी मैं। आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है पहली साहब? मुझे पता है ना आपको, मेरी हैसियत तो इतनी है केवल। आप छोटे सूबेदार जी के दोस्त हैं और जिंदगी में एक सच्चे दोस्त होने का महत्व मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। छोटे सूबेदार जी गुरुकुल चले गए थे, मैं यहाँ अकेली हो गई थी, फिर भी मैं अपनों के बीच थी और यही सोचती रही कि वहां इनके पास कौन होगा, सुख दुख बांटने वाला कोई अपना। जिस कठिन समय में मैं इनका साथ नहीं दे पाई, आपने साथ दिया है इनका। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर भाऊजी। कहा था ना हमने, अब यकीन हुआ? तुमने जितना बताया वहीनी साहब के बारे में, उससे भी कहीं ज्यादा सरल, समझदार, ज्ञानी और अनमोल है ये। अच्छा, आप अंदर चलिए ना, हम मेहमान को यहाँ बाहर खड़े रहने नहीं देते। चलिए आइए। अहो ऐका ना, एक बार खंडेराव की बात सुन तो लीजिए, उससे बात तो कर लीजिए। जो भी गलतफहमियां हैं, शिकायतें हैं, दूर हो जाएंगी, मन की सारी बातें खुल जाएंगी। 7 साल अलग रहने के बाद भी यदि आप एक दूसरे से रूठे रहे तो मेरे मन को चैन नहीं आएगा। खंडेराव तो यहाँ है ही नहीं। सुनो, छोटे सरकार कहाँ है जानती हो? क्या हुआ बताओ, खंडेराव कहाँ है? जी, वो छोटे सूबेदार जी। क्या हो क्या रहा है ये? कुछ पूछ रही हूँ तो तुम सिर्फ मुस्कुरा रही हो। कोई बताएगा मुझे खंडेराव कहाँ है? मैं बताती हूँ अक्का साहब। बताइए, कहाँ है हमारे साहिबजादे? अरे क्या? क्यों? हाँ? लीजिए, अभी आप सेविकाओं पर नाराज हो रही थी कि जवाब न देकर मुस्कुराए जा रही हैं। अब दोनों भी तो वही कर रही हैं। अब तो हम भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बात क्या है। अरे हाँ हाँ, तिकड़े आना, नीचे आइए ना। देखा आपका लाडला, इस मामले में जो उसे करना है वो तो करता ही है, वो जरा भी नहीं बदला। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? और केवल युद्ध में बहादुरी दिखाने से काम नहीं होता। भरे वाड़े में सबके सामने अपने बीवी का हाथ पकड़ के
ऐसे दौड़ लगा कर जाना शेर का कलेजा चाहिए उसके लिए। सबके बस की बात नहीं होती। अच्छा, आपके बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। हंस लीजिए, आप भी हंस लीजिए हरकू रानी साहिब। ऐसा नहीं है कि बात हमारे बस की नहीं है, मगर कुछ बातें, कुछ शरारतें हमने अपने बेटे के लिए छोड़ रखी है, होगा ताकि बाप से अलग भी कुछ कर सके आपका लाडला। हो वैसे आपकी सुनवाई भी कुछ कम नहीं है। बचपन में खूब दौड़ाया है खंडेराव को। खूब डांट भी खाई है आपसे, याद है हमें। गुस्से से आपका वो लाल चेहरा कैसे पता है? ऐसे, अहिल्या। आओ, याद है ना हरकू रानी साहब? तुम ही पढ़ना। हाँ, क्या हुआ? सरकार, छोटे सूबेदार जी आपसे बात करना चाहते हैं। मुख्य कक्ष में बैठे हैं। आते हैं। चला जाओ यहाँ। आओ। ऐका ना, जरा शांत दिमाग से बात करना। इस बात को लेकर अब नाराज मत हो जाना कि अभी आए हो और बचपना शुरू, ये क्या शरारत है, युवराज हो, ये सब करना तुम्हें शोभा नहीं देता। आप शायद भूल रही हैं रानी साहब कि हम भी कभी जवान थे, दिन दुनिया से बेखबर। ऐसी बहुत सी नादानियां, हरकतें, शरारतें हमने भी की, आओ और जोर देकर आपसे भी करवाई है। आओ, क्या करता है? हर को भाई देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, अपनी अक्का साहब की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा उनका। समझ जाएंगे कि ऊपर से सख्त दिखने वाली गौतमा रानी साहब के मन में भी, सीने में भी प्यार भरा नाजुक सा, नटखट सा दिल है, जो पूरे पूरे आप जब श करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। आओ। ईशो, तुम ही ना खरच। सच में बड़े सरकार को इतना खुश कभी नहीं देखा मैंने। किसी मासूम बच्चे की तरह चहक रहे हैं, हर चिंता से मुक्त। हे शिव शंभु, उनकी खुशी को इस बार ग्रहण ना लगे, यही प्रार्थना है मेरी। इतना बड़ा हमला हो गया तुम पर। भूल मेरी ही थी, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। जिस समय तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं नहीं था तुम्हारे पास। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। पर हुआ तो नहीं ना, और अब तो हम साथ ही हैं परीक्षित। अब हम साथ ही रहेंगे, यहीं मालवा में। तो फिर किस बात का अफसोस? आप जलपान कर लीजिए। वो तो कर लूंगा, लेकिन ये नहीं पता कि मैं हजम कर पाऊंगा या नहीं। दाल रोटी खाने वाला मेरे जैसा आम इंसान ऐसे महल में झांकने की कभी सोच भी नहीं सकता, और यहाँ छोटी रानी साहब अपने हाथों से जलपान परोस रही है। आपने मुझे वही नहीं कहा था ना, तो फिर अब छोटी रानी साहब क्यों? क्योंकि यही सच है। जब मैं गुरुकुल में खंडेराव से मिला, तब ये भी एक विद्यार्थी था। मुझे पता था ये मालवा का राजकुमार है, लेकिन उस समय ये नहीं सोचा कि कल को मेरी इसके साथ इतनी गहरी दोस्ती हो जाएगी, और इसके महल में मेरा इतना स्वागत सत्कार होगा। उसमें क्या है बाबूजी, मैं इस परिवार की सूनबाई हूँ और इस परिवार के सदस्यों को अक्सर खाना परोसती हूँ, और आप तो इनके खास दोस्त हैं ना। खंडेराव,
ये परीक्षित है, आपको इससे मिलवाना चाहते थे हम, गुरुजी के गांव से। अच्छा, वहीं साथ रहते पढ़ते बढ़ते हुए हमारी दोस्ती हो। बहुत होशियार है परीक्षित, पराक्रमी और होनहार भी। हमने इसे न्योता देकर यहां मालवा बुलाया है, ये कहकर कि हमारी सेना में हम तुम्हें सरदार का पद देंगे। जरूर। हमारी सेना में शामिल होने के लिए जो परीक्षा ली जाती है उसमें ये उत्तीर्ण हो जाए तो सरदार का पद मिल जाएगा इन्हें। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसे, हम इसकी सिफारिश कर रहे हैं। क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए बाबा साहब? इसमें परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? नियम है मालवा राज्य का, खंडेराव। और आप ये बात भली भांति जानते हैं, आपको उत्तराधिकारी घोषित करने से पहले आपका भी इम्तिहान लिया गया था, याद नहीं? वो इसीलिए कि हमारी काबिलियत पर शक था, आपको भरोसा नहीं था हम पर। अब परीक्षित भाऊजी अभी आए हैं, क्या हम इस बारे में बाद में नहीं बात कर सकते? क्यों? अभी क्यों नहीं? जब बात शुरू हो ही चुकी है तो अभी खत्म क्यों नहीं हो सकती? हमने वचन दिया है परीक्षित को कि हम तुम्हें अपनी सेना में सरदार का पद देंगे। मालवा के भावी राजा ने वादा किया है और इसीलिए ये अपना घर गांव सब छोड़कर मालवा आया है। और इस वक्त हमारा यह जानना बहुत आवश्यक है अहिल्या कि मालवा की गद्दी के उत्तराधिकारी होने के नाते हमारी कही हुई बात का, हमारे दिए हुए वचन का कोई महत्व है या नहीं। माफ करना दोस्त, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? बचपन से ही मालवा के वीर सैनिकों के बारे में सुनते आया हूं, कितना कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें। जानता हूं ऐसी शानदार तेजस्वी विजेता फौज का सरदार होना गर्व की बात होगी मेरे लिए। माना तुमने मुझे वचन दिया था, लेकिन यदि मैंने ये परीक्षा नहीं दी तो सूबेदार मल्हार राव होलकर जी के सामने मेरी शक्ति, युद्ध कला, युद्ध नीति और बुद्धि का प्रदर्शन करने का अवसर कैसे मिलेगा युवराज? ये मौका मेरे लिए एक सपने जैसा है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारे सपने को पूरा होने से कैसे रोक सकते हैं? मैं हर तरीके की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मेरी खुशनसीबी जो आपने मुझे ये अवसर दिया सरकार। आप सच में एक बहुत अच्छे दोस्त है बाबूजी। पिता और पुत्र के बीच बढ़ते तनाव को कितनी आसानी से शांत कर दिया आपने। तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं होगी बेटा। मैं अभी तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा देती हूँ। जी धन्यवाद। गुरुजी के गांव के ही हैं आप? जी, लेकिन कभी सोचा नहीं था वो मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। माफ कीजिएगा, हमें कुछ काम है।
ये राजपूताने का नक्शा, इसे इतने ध्यान से देखने की क्या जरूरत है? जरूरत है बाबा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। खंडेराव ने अपने सैनिक की जान बचाने के लिए राजपूत सरदार मान सिंह की सहायता ली, और जितना मैं जानता हूं, मान सिंह जैसे टेढ़े आदमी को मदद के लिए राजी करना आसान काम नहीं, लेकिन खंडेराव ने ये करके दिखाया। मतलब गुरुकुल में रहते हुए उसने कुछ राजपूत सरदारों के साथ ऐसे संबंध बना लिए हैं जो वक्त पड़ने पर उसके काम आ सके। आजकल में राजपूताना मुहिम के सेनापति का चुनाव होना है, और यही दोस्ती उस मामले में भी खंडेराव के काम आ सकती है। यही सोचा जाएगा कि जितने ज्यादा राजपूत सरदारों से पहचान हो, मुहिम में कामयाबी उतनी ही जल्दी मिलेगी, और मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। साबित करना होगा मुझे कि खंडेराव का 2-4 राजपूत सरदारों से परिचय होगा, लेकिन जहां तक राजपूताना इतिहास की बात है, उनकी सोच, उनके गौरव, उनकी मिट्टी और उनके शौर्य को मैं खंडेराव से कहीं ज्यादा बेहतर जानता हूं, समझता हूं। शाबाश, इस बार तुमने बहुत दूर की सोची है और सही रास्ते पर चल रहे हो, एकदम सही रास्ते पर। गुरुकुल से वापसी के बाद राजपूताना मुहिम तुम्हारे और खंडेराव के बीच पहली टक्कर होगी। अगर तुम जीत जाते हो गुनोजी, सबकी नजर तुम पे होगी। अपने बेटे को लेकर मल्हार सरकार का जो गुरूर है वो चूर चूर हो जाएगा। आजकल बात बात पर उत्तराधिकारी, युवराज कहते रहते हैं ना, वो सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की, भूल तो नहीं की। शाबाश। कब से इंतजार कर रहा हूं कि कब अपने छोटे भाई से अच्छी तरह मिल सकूंगा, हालचाल जान सकूं, और तुम हो कि आते ही अचानक बाहर चले गए। चलो, इस बात की तो तसल्ली है मुझे कि आज भी अपने दादा को गले लगाने का मन करता है तुम्हारा। ऐसा क्यों कह रहे हैं दादा? बचपन से लेकर आज तक एक आप ही तो हैं जिससे हमने अपने दिल की हर बात बताई, कभी कुछ नहीं छुपाया। अच्छा, तो फिर बताइए छोटे सूबेदार जी, कैसे हो? ठीक तो हो ना? वैसे अहिल्या ने बताया मुझे कि वहां पर आपकी किसी से अच्छी दोस्ती हो गई थी और आपका वो दोस्त भी यहाँ आया है। मगर ये तो नहीं बताया होगा कि
बाबा साहेब ने हमारे उसी दोस्त का अपमान करने में जरा सा भी समय नहीं लगाया। हम समझ सकते हैं दादा। परीक्षित मुस्कुराकर माहौल के तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा था। अपने ही दोस्त को अपने सामने यूं शर्मिंदा होते देखकर बहुत दुख हुआ हमें। पहले तो उसने कभी नहीं कहा था कि बाबा साहेब के आगे खुद को योग्य साबित करने के लिए इम्तिहान देना उसका सपना है या उसके लिए गर्व की बात है। ये भी तो हो सकता है ना कि माहौल की नजाकत को देखते हुए उसने झूठ बोला। काश बाबा साहेब को भी हमारी भावनाओं की, हमारे दर्द, हमारे सम्मान की उतनी ही परवाह होती जितनी परीक्षित को है। परवाह है खंडेराव, क्यों नहीं होगी? लेकिन तुम ये बात मत भूलो कि मल्हार सरकार एक राजा है और राजा होने के नाते अगर वो नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो नियमों के आगे भी तो एक दुनिया होती है ना दादा, जिसमें रिश्ते होते हैं, जज्बात होते हैं, एक दूसरे की चिंता होती है, फिक्र होती है। बाबा साहब हम पर अब भी भरोसा नहीं करते। अगर हमने किसी को चुना है तो वो लायक होगा। ये बात आंख मूंद कर क्यों नहीं मान सकते बाबा साहब? बात आंखें मूंद कर भरोसा करने की नहीं है अहिल्या, और हमने अब तक के अपने अनुभवों से यही सीखा है कि हीरे और इंसान का चुनाव यदि परख कर ना किया जाए तो नुकसान होना ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन खंडेराव के आते ही उसे नाराज करना जरूरी था क्या? बिना किसी से बात किए घोड़े पे सवार होके महल से निकल गया। साफ पता चलता है कितना बुरा लगा होगा उसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.